बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें एग्जाम्पल 1, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाओ 3 लाइन का। ठीक है, बनाओ मेरे साथ साथ फटाफट से। इसमें लिखो डेटर्स 40,000, उसके नीचे लिखो बैड डेट्स 2,000। ठीक है, बस 2 चीज़ें दे रखी हैं। और नीचे लिखो एडजस्टमेंट में राइट ऑफ बैड डेट्स ₹2500। राइट ऑफ बैड डेट्स ₹2500। इसके नीचे लिखो सॉल्यूशन, उसमें 3 लाइन का P&L अकाउंट और 3 लाइन की बैलेंस शीट बनाओ फटाफट। चलो अब इसमें पहले सुनो जो मैं बताऊंगा, फिर हम साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे। जैसे डेटर्स का मतलब तो आपको पता ही, डेटर्स का मतलब क्या होता है, एसेट होता है। और डेटर्स कौन से लोग होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। और बैड डेट्स का मतलब भी आपको पता है, बैड डेट्स का मतलब कि वो बदमाश लोग जिन्होंने आपके पैसे नहीं दिए, 2,000। और नीचे अलग से एडजस्टमेंट में और दे रखा है राइट ऑफ बैड डेट्स ₹2500। ठीक है, तो पहले आपको बातें बताता हूँ। जो भी एडजस्टमेंट में आपको बैड डेट्स दे रखे होते हैं, इन्हें हम आगे से न्यू बैड डेट्स बोला करेंगे। ठीक है, और जो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में पहले से दे रखे होंगे, इसको हम ओल्ड बैड डेट्स बोला करेंगे। ठीक है, तो आप भी मार्क करके लिख लो। जो बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में पहले से दे रखे हैं, उन्हें हम ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे। और जो बैड डेट्स हमें नीचे अलग से दे रखे हैं, उन्हें न्यू बैड डेट्स बोलेंगे। ठीक है, फिर आपको पुरानी वाली क्लास की बात याद है? नहीं सर, नहीं याद। एडजस्टमेंट अगर है तो वो कितनी जगह रिकॉर्ड होगी? 2 जगह, चलो याद है। और जो ट्रायल बैलेंस में ये दोनों चीजें दे रखी हैं, ये एक ही जगह रिकॉर्ड होती है। ठीक है, ये मेन चीज ध्यान रखने का है। अब कैसे कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, पहले आप लिखो P&L में मेरे साथ लिखो 2 बैड डेट्स। लिखो 2 बैड डेट्स। अंदर के कॉलम में लिखो 2000, मतलब पुराने वाले 2 बैड डेट्स 2000। इसमें आप प्लस करते हो न्यू बैड डेट्स, और न्यू बैड डेट्स का मतलब है कितने रुपए? 2500। ठीक है, न्यू बैड डेट्स। और दोनों को जोड़कर फिर आप बाहर लिख दोगे 4500। तो देखो, ये जो पुराने वाले बैड डेट्स थे, ये तो एक जगह रिकॉर्ड हो गए, लेकिन जो नए वाले बैड डेट्स थे, वो अभी एक जगह तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी इनका दूसरा रिकॉर्ड होना बाकी है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है। बात समझ आ रही? तो ये तो 2 जगह रिकॉर्ड होंगे, तो अब दूसरी जगह ये कैसे रिकॉर्ड होते हैं वो आपको बताता हूं। अब आप एसेट साइड पे डेटर्स लिखो अंदर की तरफ। डेटर्स 40,000, डेटर्स 40,000। और इसमें से आपको हमेशा न्यू बैड डेट माइनस करना पड़ता है, यानी 2500 रुपये। तो इसमें से आपको न्यू बैड डेट माइनस करना पड़ेगा 2500 रुपये। तो बाहर आपका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा?
37,500। ठीक है, तो अब आप देखो, तो ये जो एडजस्टमेंट वाले 2500 थे, ये दूसरी जगह भी रिकॉर्ड हो गए। ये रहा दूसरी जगह, और जो ट्रायल बैलेंस में दोनों चीज़ें दे रखी थी वो सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड हुई। डेटर सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे, और ये वाला बैड डेट सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड हुआ यहाँ पे। लेकिन एडजस्टमेंट जो थी वो कितनी जगह रिकॉर्ड हुई? 2 जगह, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, समझ गए पहले? तो कभी भी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट हमें दे रखी होगी, तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले बैड डेट्स होते हैं उसको ओल्ड बोलोगे, और जो एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स होंगे उसको न्यू बोलोगे। और न्यू वाले बैड डेट्स को कैसे 2 जगह डील करना है, पहले समझ गए वाला बेसिक छोटा एग्जांपल। चलो लिखो एग्जांपल 2। एग्जाम्पल 2 जो है ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी और कॉन्सेप्ट वाइज भी। तो इसमें आप छोटा सा ट्रायल बैलेंस पहले बनाओ 3 लाइन का। लिखो डेटर्स, लिखो 52,500। उसके नीचे लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपये, और उसके नीचे लिखो बैड डेट्स 3,000 रुपये। ठीक है, 3 चीज़ें दे रखी हैं। और उसके नीचे लिखो एडजस्टमेंट नंबर 1, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹2,500। और नंबर 2, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स at 20%. Create provision for doubtful debts at 20%. इसमें लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बनाओ एक P&L अकाउंट पहले, उसके नीचे बनाओ बैलेंस शीट छोटी सी, ठीक है। पहले इतना स्ट्रक्चर बनाओ, फिर मैं कुछ चीज़ें मार्क करवाऊंगा, वो मार्क करना फिर पहले। चलो, तो पहले सबसे पहले बच्चे मुझे बताएंगे सर क्या बताना है। बताओ इस बैड डेट को, इस 3,000 रुपये को क्या नाम देंगे? ओल्ड बैड डेट। चलो सही हो गया। फिर बच्चे मुझे बताएंगे इस राइट ऑफ बैड डेट 2,500 को क्या बोलेंगे? न्यू बैड डेट्स। ठीक है जी, तो ये तो पहले सीख ही रखा था इतना ऑलरेडी। चलो अब ध्यान से सुनना। इसके बाद जो आपको ये दे रखा है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपको यहाँ पे ये दे रखा है 5,000, इसको हम ओपनिंग बोलते हैं, इसको ओपनिंग प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, तो आप मार्क करके लिख लो, इसको बोलते हैं ओपनिंग प्रोविजन, इसको बोलते हैं ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो पहले मैं जो लिखूंगा वो लिखते चलो, अभी समझ में चाहे आए या ना आए वो बाद में समझेंगे। पहले जो मैं लिख रहा हूं वो लिखते चलो। सबसे पहले लिखो 2 बैड डेट्स, लिखो 2 बैड डेट्स मेरे साथ साथ, प्लस न्यू बैड डेट्स, उसके बाद प्लस क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, इस पे एक सितारा बना लो, और माइनस ओपनिंग प्रोविजन।
ठीक है, पहले आप इतना लिखो, अभी छोड़ दो फिर उसको। फिर एसेट साइड पर लिखो डेटर्स, एसेट साइड पर लिखो डेटर्स। बताओ उसमें कौन से वाले बैड डेट माइनस करते हैं? अभी पिछले एग्जांपल में कौन से करे थे देखें एक बार, न्यू बैड डेट। तो आपको हमेशा न्यू बैड डेट माइनस करने, तो माइनस न्यू बैड डेट, और उसके नीचे माइनस करना माइनस क्लोजिंग प्रोविजन। क्लोजिंग प्रोविजन पे बना देता हूं सितारा। चलो अब मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, ऊपर से देख के इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आप भर सकते हो तो पहले वो भरो, और मुझे भी साथ साथ बताओ कि सर क्या क्या लिखना है। 2 बैड डेट्स के आगे कितने रुपए लिख सकते हैं? लिखो सारे बच्चे 3000। इसका मतलब होता है पुराने बैड डेट्स हैं 3000। उसके बाद प्लस न्यू बैड डेट्स में कितने रुपए? 2500। ठीक है, ये होते हैं न्यू बैड डेट्स 2500। उसके बाद क्लोजिंग प्रोविजन जो है वो मैंने सितारा इसलिए बनवाया क्योंकि वो अभी हमें नहीं दे रखा, तो ये अभी हम छोड़ देते हैं, इसको अभी छोड़ दो। फिर माइनस ओपनिंग प्रोविजन कितना दे रखा है आपको? 5000। तो ये माइनस कर रहे हो ना, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस कर रहे हैं 5000। ठीक है, क्लोजिंग प्रोविजन अभी छोड़ दो, वो अभी हमें नहीं पता। तो पहले इतना चीजें पुट करनी समझ आई वहां से देख के। अब ऐसी नीचे भी पुट करते हैं जो जो चीजें हमें पता है। डेटर्स पे कितने रुपए? 52,500। उसके बाद न्यू बैड डेट्स में कितने माइनस कर दोगे? 2500। अभी क्लोजिंग प्रोविजन हमें नहीं पता, तो बस क्लोजिंग प्रोविजन बची है एक चीज, तो आप लिखो स्टार डाल के नीचे लिखो, मेरे साथ साथ लिखो क्लोजिंग प्रोविजन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, क्लोजिंग प्रोविजन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, फिर ब्रैकेट्स में लिखना डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स, ब्रैकेट क्लोज, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेन कहानी जो है। आप सेकंड पॉइंट पढ़ो, इसमें लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब क्वेश्चन कह रहा है आपको एक प्रोविजन बनाना है, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग प्रोविजन, इसको बोलते हैं क्लोजिंग प्रोविजन। और उसने बोला है कितने परसेंट बनाना है आपको? 20% प्रोविजन बनाना है। तो पहले आप ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे मतलब 100 में से 95% बच्चे डेटर्स का 20% बना लेते हैं। बहुत सारे बच्चे डेटर्स का 20% बना लेते हैं, ठीक है, और ये फिर गलत हो जाता है, क्योंकि अब नीचे पढ़ो, सितारा नीचे लिखा है कि आपको हमेशा क्लोजिंग प्रोविजन किस पर बनाना है? डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स पर। तो जो आप 20% कैलकुलेट करोगे, जो आप 20% कैलकुलेट करोगे वो किस अमाउंट पर करोगे? हाँ जी, आपको डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स हमेशा माइनस करने पड़ते हैं। अगर आप सीधा सीधा डेटर्स पर बनाओगे तो ये गलत आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ गए कि क्या गलत हो सकता है? तो आपको 50,000 का 20% बनाना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 10,000। ठीक है, तो बस ये आप नोट कर लो 10,000। और इसमें मुझे बताओ, बात समझ आ गई सबको? तो बस ये रिकॉर्ड कर लो आप 10,000। तो दोनों जगह 10,000 पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। एक तो यहाँ पे भी 10,000 पुट कर देते हैं, और एक यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं 10,000। तो जी
इसमें क्या आएगा फाइनली बाहर 10,500, इसमें आएगा 10,500, ठीक है, यही आ रहा है। और डेटर्स में क्या आएगा 40,000, ठीक है। तो ये वाली एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये वाली एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चलो बात समझ आई। अब इसमें जो मैं दिखाऊंगा वो ध्यान से देखना, ठीक है, मुझे सबका कंसंट्रेशन चाहिए, ध्यान से देखना। ये डेटर्स ट्रायल बैलेंस में दे रखे थे तो ये एक जगह चले गए। प्रोविजन ओपनिंग वाला दे रखा था ट्रायल बैलेंस में, ये भी एक जगह रिकॉर्ड हो गया। और बैड डेट्स ओल्ड वाले दे रखे थे ट्रायल बैलेंस में, ये भी एक जगह रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का आइटम हमेशा एक ही जगह रिकॉर्ड होता है। ये न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट थी तो ये एक जगह यहां पे रिकॉर्ड हुआ और दूसरी जगह यहां पे रिकॉर्ड हुआ। और एक क्लोजिंग प्रोविजन, ये भी एक एडजस्टमेंट थी तो ये एक यहां पे रिकॉर्ड हुआ और दूसरा यहां पे रिकॉर्ड हुआ। तो बेसिक फंडा हमेशा फॉलो होगा। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही जगह जाएगा वो पक्का है, और एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगी वो पक्का है, ठीक है। समझ आ गया वाला एग्जांपल। चलो एग्जांपल 3, एग्जाम्पल 3 लिखो, देखते हैं कौन बच्चा अब करेगा। इसमें छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाओ। इसमें लिखो डेटर्स 61,000, उसके नीचे लिखो बैड डेट्स 2,000, ठीक है। दो चीज़ें दे रखी हैं। और एडजस्टमेंट में आपको दे रखी हैं दो बातें। नंबर 1, राइट ऑफ बैड डेट ₹6,000, और सेकंड आपको दे रखी है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%। तो इसमें छोटा सा P&L और बैलेंस शीट आप बनाओ पहले, फिर चेक करेंगे। इसके बाद लिखो एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ चलो लिखो एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें P&L और बैलेंस शीट बनाओ छोटी छोटी फटाफट। इसमें क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोई अमाउंट हमने ऐसे यहाँ पे माइनस में लिख दिया? जब हम यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं P&L अकाउंट में, क्या आज तक या इससे पहले कभी भी हमने किसी अमाउंट के कॉलम में ऐसे माइनस में कुछ लिखा है? नहीं लिखा, तो हम नहीं लिख सकते। लेकिन सॉल्व करते समय ऐसा हो सकता है कि शायद आपका यहाँ पे नेगेटिव आना शुरू हो जाए, तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल से समझाया। तो अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि आपका इधर नेगेटिव आता है, तो आपको यहाँ पे नील लिखना पड़ेगा। नील या मतलब आपको इधर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, और इस नेगेटिव 10,500 को इधर लिखने की बजाय आपको फिर क्रेडिट साइड पर 10,500 लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर हम इधर उसको बोल रहे हैं कि ये इधर नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक तरह से वहां पे लिख सकते हैं इसको, तो फिर हमें इसको यहां पे लिखना पड़ेगा। और बाय, इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इस नाम से फिर इसको लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये समझ आ गई बात कि इधर नील लिखना पड़ेगा, फिर आपको वो अमाउंट यहां पे लिखना पड़ेगा। चलो पहले 4 एग्जाम्पल समझ में आए बेसिक वाले, ठीक है। फिर एग्जाम्पल 5 करेंगे। एग्जाम्पल 5 मैं सिखाऊंगा, फिर 6 आप करोगे। चलो लिखो एग्जाम्पल 5। चलो लिखो एग्जाम्पल 5, लिखो साथ साथ डेटर्स
और इसके ब्रैकेट में लिखना इंक्लूडिंग राम्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹2000, इंक्लूडिंग राम्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹2000। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और अमाउंट दे रखा है 62,000। उसके नीचे दूसरा आइटम दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो आपको दे रखा है 3,000 रुपये। और लास्ट आइटम आपको दे रखा है बैड डेट्स, 1,500 रुपये, 1,500। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं, जो ऑलरेडी हर बार दे रखी होती थी वही दे रखी है, बस इस बार ब्रैकेट में ये लिखा है इंक्लूडिंग राम्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹2000। बाकी इस लाइन का क्या मतलब है पहले आपको बता देता हूँ। मतलब सपोज हमारे बहुत सारे डेटर्स होंगे, उसमें एक राम नाम का व्यक्ति है जिससे हमने बिल्स रिसीवेबल लिया होगा 2,000 रुपये का, और वो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो चुका है। तो इसमें एक राम नाम के व्यक्ति का डिसऑनर्ड बिल भी है 2,000 का। तो मतलब जो 62,000 आपको वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर 2,000 आप ये समझ लो कि एक डिसऑनर्ड बिल वाला पोर्शन है, और 60,000 जो है वो बाकी सही वाले डेटर्स हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। तो टोटल 62,000 में 2,000 एक राम का डिसऑनर्ड बिल है, और 60 वाले बाकी नॉर्मल डेटर्स हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखो एडजस्टमेंट नंबर 1, 30% ऑफ राम्स बिल, राम के बिल का 30%। तो पहले तो बताओ कितने रुपए हुए? 600 रुपए। इज इररिकवरेबल, इररिकवरेबल को आप ब्लॉक कर लेना। तो बताओ इस लाइन का इनडायरेक्टली क्या मतलब है? इररिकवरेबल का मतलब कि अब वो आपको कभी भी पैसे नहीं देगा, ये पैसे आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने ये बता दिया आपको कि 600 रुपए के न्यू बैड डेट है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये एडजस्टमेंट पहले समझ आ गई लैंग्वेज। तो 30% ऑफ राम्स बिल इज इररिकवरेबल, तो इसका मतलब ये बैड डेट हो गए 600 रुपए के न्यू। और सेकेंड एडजस्टमेंट दे रखी है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%। ये तो वही सेम जो आप अभी तक करते आए हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन, वैसे ही बनाते हैं छोटा छोटा 2 चीजें। PNL में पहले वही लिखनी है चीजें। सबसे पहले लिखो 2 बैड डेट्स, उसके नीचे प्लस न्यू बैड डेट्स, उसके नीचे प्लस क्लोजिंग प्रोविजन, और उसके नीचे माइनस ओपनिंग प्रोविजन। और उसी तरह बैलेंस शीट में भी सेम, सबसे पहले लिखो डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स, माइनस क्लोजिंग प्रोविजन। चलो जी।
तो अब मुझे एक एक करके बताओ। सबसे पहले आप बच्चे मुझे बताओ, 2 बैड डेट्स में सबसे पहले हम कितने रुपए लिख देंगे? इसमें तो वही फिगर आएगी जो अभी तक आ रही थी, ओल्ड बैड डेट्स वाली, 1500। उसके बाद न्यू बैड डेट्स में आप कितने रुपए लिख दोगे? 600। ठीक है, समझ गए थे न्यू बैड डेट्स कैसे पहचाने हमने? इस लैंग्वेज से। उसके बाद क्लोजिंग प्रोविजन देखते हैं, कौन बच्चा बताएगा? 6140। तो आपने कैसे निकाला होगा? 10% ऑफ डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स, मतलब डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स माइनस करे आपने और उसका 10% कितना निकाला आपने? 6140। ठीक है जी। तो इस सवाल में ये गलत है, इसीलिए सवाल आपको सिखा रहे हैं साथ साथ। इसमें आप जो मेथड लगा रहे हो वही पुराना वाला समझ के, इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपको तो अभी सिखाया ही नहीं, तो आप तो वही लगाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, ध्यान से सुनना। अच्छा, अब चलो ध्यान से इस फिगर पर देखो। आप डेटर्स की फिगर कितने रुपए ले रहे हो? 62,000 ले रहे हो ना, जिस पर आप प्रोविजन बनाने का सोच रहे हो। और जबकि मैंने स्टार्टिंग में क्लियरली समझाया था, 62 जो फिगर है उसमें 2000 तो कौन से हैं? एक राम के डिसऑनर्ड बिल के। तो ये समझो वो तो एक डिसऑनर्ड बिल के रुपए हैं 2000, उस पर कोई प्रोविजन थोड़ी ना बनेगा। डेटर्स कितने बचे हुए हैं अच्छे वाले? 60,000। ये ब्रेकअप समझ आया? 62 तो टोटल वैल्यू है, 2000 उसमें अलग कर दो तो कितने बचे? 60,000। तो आपको बेसिकली 60,000 पर ही प्रोविजन बनाना है। तो आपको जो राम का, हाँ आता हूं मैं, समझ गया आपके मन में जो विचार चल रहे हैं कि सर 600 क्यों इस बार आपने क्यों नहीं माइनस करे। तो देखो आप ध्यान से समझो, जब मैंने राम के 2000 का पूरा बिल ही एक्सक्लूड कर दिया तो ये 600 तो उसी का एक भाग है ना, उसी का 30% हिस्सा ही तो है 600। ये 2000 का 30% ही तो निकाला था आपने 600। तो जब मैंने पूरा का पूरा 2000 का बिल ही वहां से एक्सक्लूड कर लिया या 2000 ही माइनस कर दिए, तो इसका मतलब 600 तो सब माइनस हो ही चुके ऑलरेडी। ये बात समझ आई सबको? जब मैंने 62,000 में से 2000 का बिल ही माइनस कर दिया तो इसका मतलब सब कुछ पूरा बिल ही हटा दिया मैंने, तो 600 तो ऑलरेडी उसमें हट ही चुके हैं। तो इसमें आपको 6000 का क्लोजिंग प्रोविजन बस सही वाला बनाना था, ये पॉइंट मेन सीखने का था। और बाकी ओपनिंग प्रोविजन कितने माइनस करोगे आप? 3000। तो आपका बाहर आ जाएगा 5100। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट सबको? और डेटर्स में आप क्या क्या फिगर लिखते रहोगे? 62 माइनस 600 और माइनस, नहीं ये तो क्योंकि ट्रायल बैलेंस की फिगर है ना, तो ये तो एक जगह तो जाएगी ना, ये एज इट इज। ट्रायल बैलेंस की चीज में थोड़ी ना मैं चेंज कर सकता हूं, वो तो एज इट इज जाएगी। तो कितने रुपए आएगा बाहर? 55,400। ठीक है, ये वाली कहानी सबको समझ आई? सेम ऐसी कहानी दूंगा बस फिगर्स चेंज करके, तो वो क्वेश्चन आपको करना है अपने आप। लिखो एग्जाम्पल 6, लास्ट एग्जाम्पल है, फिर ये एडजस्टमेंट खत्म। चलो बनाओ, पहले ट्रायल बैलेंस बनाओ मेरे साथ साथ फटाफट। लिखो डेटर्स, ब्रैकेट में लिखो इंक्लूडिंग राम्स डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹5,000 और बाहर आपको अमाउंट दे रखा है 99,000। उसके नीचे आपको दे रखे हैं बैड डेट्स 3,000
और उसके नीचे आपको दे रखा है बैड डेट्स रिजर्व 25,000। ठीक है जी, 3 चीज़ें दे रखी हैं। और नीचे एडजस्टमेंट लिखो 20% ऑफ राम्स बिल इज इररिकवरेबल। और दूसरी लिखो क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 15%। सर ये बैड डेट्स रिजर्व ये क्या होता है, ये क्या लिख दिया आपने? हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के घर का नाम होता है बैड डेट्स रिजर्व। चलो सॉल्व करो। इसका आंसर, तो इसमें आप वही पहले ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको, हाइपोथेटिकल ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस छोटा सा बनाओ पहले आप, साथ साथ लिखो। इसमें लिखो 12%। अच्छा, ट्रायल बैलेंस की डेट भी लिख लो। ट्रायल बैलेंस आपको कब दे रखा है? एज एट 31 मार्च 2014। इसके अंदर क्या क्या आइटम दे रखे हैं आप लिखो। 12% बैंक लोन, ब्रैकेट में लिखा है 30 जून 2013 और अमाउंट दे रखा है 1 लाख। दूसरा आइटम लिखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 6500। उसके बाद अगला आइटम दे रखा है सैलरी, ब्रैकेट में लिखा है 11 मंथ्स और अमाउंट दे रखा है 77,000। उसके बाद अगला आइटम दे रखा है इंश्योरेंस, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एनुअल प्रीमियम ₹24,000 पेड अप टू 30th April 2014। ब्रैकेट क्लोज। और इसका अमाउंट दे रखा है 72,000। उसके बाद एक अगला आइटम दे रखा है आपको लाइसेंस। लाइसेंस के ब्रैकेट में लिखा है 5 years और इसका अमाउंट है 5 लाख। और सर और दे रखा है आपको 24% इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखा है फेस वैल्यू ₹2 लाख। उसी के आगे लिखा है परचेज्ड ऑन 30th September 2013 और इसका अमाउंट दे रखा है 1,95,000। और आखिरी आइटम दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 18,500।
तो ये बहुत सारे डरावने आइटम्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में। कुछ बच्चों को तो चक्कर आ गए लिखते लिखते, है ना। हाँ, तो ये सब दिखाने के डरावने है, इनमें कुछ भी नहीं। इसमें बेसिकली क्या क्या बातें आपको बताता हूँ। इसमें ये जो पहले दो हैं, ये दोनों इकट्ठे, ये एक एडजस्टमेंट है, ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। सैलरी वाली अपने आप में ये एक अलग एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस वाली ये अपने आप में एक अलग एडजस्टमेंट है। लाइसेंस वाली ये एक अलग एडजस्टमेंट है। और ये जो आखिरी दो आइटम लिखे हैं, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में एक अलग आइटम है। तो मैं इसमें आपको 5 एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। ये हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। इसमें ना कुछ बोला कुछ भी नहीं है, और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है। अगर आप देखो इसमें एडजस्टमेंट नीचे वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इसी में छुपी हुई हैं कुछ बातें, हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो पहले तो आप एक काम करो, इसके नीचे आप सॉल्यूशन लिख के P&L अकाउंट बनाओ, कम से कम 10 लाइनों का, P&L अकाउंट बनाओ। और 7-8 लाइनों की बैलेंस शीट बनाओ। और फिर ये एक एक करके मैं आपको पांचों बताता हूँ क्या है। बनाया। फिर आप बच्चे अपना P&L और बैलेंस शीट बनाने के बाद लिखना पॉइंट नंबर 1। P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के बाद नीचे लिखना पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहानी। यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है 12% बैंक लोन, और ब्रैकेट में डेट लिखी है 30 जून 2013, ठीक है। तो अभी आप मत ड्रॉ करना, पहले मुझे पूरा समझाने देना। जब मैं रुक ना जाऊं जब तक, तब तक आप कुछ मत लिखना, फिर मैं आपको टाइम दूंगा तब आप नोट करना। देखो, इसमें जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014। ये एक साल हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और यहाँ पे लिखा है 12% बैंक लोन, 1 लाख रुपए। बैंक लोन का मतलब होता है हमने बैंक से लोन लिया, और ये किस दिन लिया हमने लोन? 30 जून को। तो 30 जून का मतलब है यहाँ पे 30 जून को हमने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो अभी आप मत कुछ लिखना। तो ये जो हम बैंक से लोन लेते हैं 1 लाख रुपए, ये वैसे तो हमारे लिए बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी होती है, तो हम बैलेंस शीट में बैंक लोन लिख लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये तो सिंपल पॉइंट हो गया। अब इसमें हिडन एडजस्टमेंट क्या थी वो आपको बताता हूं। इसमें ये जो उसने रेट लगा रखा होता है, ये क्वेश्चन की चाल है। क्वेश्चन ये आपको छुपा के बस कह रहा है कि ये इसका इंटरेस्ट होता है। तो 12% का मतलब है ये इसका इंटरेस्ट है। अगर आप किसी से लोन लेते हो तो वो आदमी आपसे बदले में क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। तो इसी तरह मैंने बैंक से लोन लिया है 1 लाख रुपए, तो बैंक मेरे से कितना % इंटरेस्ट मांग रहा है? 12% इंटरेस्ट मांग रहे, ठीक है। तो एक बार हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का आ रहा है। तो कैलकुलेट करते हैं। हमारा लोन है 1 लाख रुपए का, इनटू अब कितना % इंटरेस्ट देना है हमें? 12%। तो ये समझ आया हिडन एडजस्टमेंट पॉइंट की। ये परसेंटेज का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट आपको पे करना है। अब जो उसने आपको डेट दी है 30 जून, क्या इसका कोई यूज है या ये ऐसी दे रखी है? हाँ, यूज है मंथ्स। वेरी गुड। आपने 30 जून को लोन लिया है, तो आपको कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा?
9 मंथ्स का, तो ये इस डेट का यूज होता है। तो जब आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे इस लोन पर तो वो आएगा 9,000 रुपए, तो वो आएगा 9,000 रुपए। ठीक है, बात समझ आई? पहले ये समझ गए 9,000 इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, लेकिन क्वेश्चन उतने में भी नहीं रुका, उसकी अगली चाल देखो। क्वेश्चन नीचे लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड 6,500। वो कह रहा है कि आपने जो इंटरेस्ट पे करा है ऑन बैंक लोन, मतलब वैसे मुझे कितना पे करना चाहिए था, 9,000 का मतलब है कितने रुपए पे करने चाहिए थे, 9,000, लेकिन आपने एक्चुअल में कितने रुपए पे करे हैं, वो कह रहा है 6,500। तो इस पूरी बातों में जो एक्चुअल में हिडन चीज है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो एक्चुअल में छुपी हुई चीज है वो ये है कि भाई कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हुआ है, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए बचा हुआ है। बात समझ आई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा तो वो इंटरेस्ट कितना रुपए आया, 9,000, मतलब 9,000 हमें पे करना चाहिए था, लेकिन हमने एक्चुअल में कितने रुपए पे करा है, सिर्फ 6,500। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितना इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 2,500। तो दिस इज योर हिडन एडजस्टमेंट। मतलब वैसे आपके क्वेश्चनों में नीचे लिख के दे देता था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ये, आउटस्टैंडिंग वेजेस ये, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये। इस बार आपको ये खुद निकालना पड़ा, ये इस क्वेश्चन की चाल थी। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन लोन हमें खुद निकालना पड़ा 2,500। समझ गए पूरा पॉइंट कि कैसे चला ये? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आप ये नोट कर लो पूरा पहले। चलो लिख लिया ये वाला पहले आपने सबने? ठीक है, हाँ लिख लो। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है वो भी देखो साथ के साथ आप। जितने रुपए हमने इंटरेस्ट के पे करे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,500, वो हम पहले अंदर लिखेंगे और फिर इसमें आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे हमने ऑलरेडी सीख रखा है, और ये बाहर जुड़ के आ जाएगा 9,000 रुपये। और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किसी को याद है? और दूसरी जगह कहाँ पे जाता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? लाइबिलिटी में जाता है। तो दूसरा आपको ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा। तो ये पूरी ट्रीटमेंट इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो अपने P&L और बैलेंस शीट में। तो पहले ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? चलो जी, फिर इसके बाद अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड वाला तो बहुत ही ज़्यादा आसान है।
सेकेंड पॉइंट में लिखा है सैलरी 77,000, बस ब्रैकेट में लिखा उसने 11 मंथ। तो इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताता हूँ। इसका मतलब है, सैलरी का मतलब है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आपने 11 महीनों की सैलरी पे कर दी है और वो 77,000 रुपये है। सैलरी के ब्रैकेट में 11 मंथ लिखने का मतलब है कि आपने कितने महीने की सैलरी पे कर दी है? 11 मंथ की सैलरी पे कर दी है। तो इनडायरेक्टली वो आपको ये कह रहा है बेसिकली कि आपने 1 मंथ की सैलरी अभी तक पे नहीं करी है, यानी कि वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। 1 महीने की सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये भी फिर से एक हिडन एडजस्टमेंट है, ये उसकी चाल है। उसने लिख दिया सैलरी के ब्रैकेट में 11 महीने। इसका मतलब कि पूरे 1 साल में आपने 11 महीने की सैलरी तो पे कर दी, लेकिन अभी 1 महीने की पे नहीं करी, जिसको बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने रुपए होगी? हाँ, बहुत ही सिंपल है, आपने बिल्कुल सही बताया। अगर 11 महीने की सैलरी है 77,000, तो 1 महीने की कितनी हो गई? 7,000। इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी है सैलरी आउटस्टैंडिंग 7,000, जो अभी तक हमें नीचे लिखा हुआ मिलता था वो इस तरह से बस हमें मिल जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000। ठीक है, समझ आ गया वाला पॉइंट? ठीक है, तो बस ये फटाफट नोट कर लो। इसका मतलब होता है 1 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो बस इसकी कैलकुलेशन नोट कर लेना। तो 1 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी 7,000। अगर ब्रैकेट में लिखा होता 10 मंथ्स तो फिर आपको 2 महीने की आउटस्टैंडिंग निकालनी पड़ती। ब्रैकेट में लिखा होता 8 मंथ्स तो आपको 4 महीने की आउटस्टैंडिंग निकालनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरह वो कोई भी दे सकता है। चलो इसको पीएनएल में लिख लेते हैं। वैसे पीएनएल में वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी तक लिखते थे। पहले आप सैलरी लिख लोगे अंदर की तरफ 77,000 और प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,000, तो बाहर आ जाएगा 84,000। बाहर आ जाएगा 84,000। और फिर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कहीं और भी जाएगी लायबिलिटी में। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट जैसे पहले सीख चुके हैं। तो लायबिलिटी में आप आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दोगे 7,000। ठीक है, समझ आ गया? ऐसा किसी भी एक्सपेंस के साथ वो दे सकता है। रेंट के ब्रैकेट में लिख देगा 10 मंथ्स, तो इसका मतलब 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग रहेगा। चलो अगला वाला पढ़ते हैं। अगला वाला तो बहुत ही अच्छा है। अगले वाले में लिखा है 3rd पॉइंट में। अब ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना आप सारे बच्चे। अगले वाले में लिखा है इंश्योरेंस और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग एनुअल प्रीमियम ₹24,000। देखो प्रैक्टिकली क्या होता है, जब भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ना, वो पूरा 1 साल के लिए पे करा जाता है हमेशा। तो यही लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एनुअल प्रीमियम ₹24,000 पेड अप टू 30th अप्रैल 2014। मतलब हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा और इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा 1 साल तक वैलिड रहता है, इसीलिए इसको एनुअल बोलते हैं। एनुअल मतलब 1 साल तक। तो हमने 1 साल का प्रीमियम आज ही पे कर दिया, तो इसलिए लिखा है इट इज वैलिड अप टू 30th अप्रैल 2014। जैसे आप समझ लो आप अपने मोबाइल में प्रीपेड बैलेंस डलवा देते हो और वो 1 साल तक के लिए वैलिड हो जाता है। इसी तरह मैंने 24,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया और ये पूरे 1 साल तक के लिए वैलिड है। ये 1 साल तक के लिए वैलिड है। ठीक है, अब इसमें जो हिडन बात है
या इसमें जो छुपी हुई पॉइंट है वो ये है कि हमारा साल तो कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2014, लेकिन हमने पहले ही एक पेमेंट कर रखी है जो 30 अप्रैल 2014 तक के लिए वैलिड है। यानी इतना हिस्सा, इतने हिस्से को मैं प्रीपेड इंश्योरेंस बोलूंगा। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है ये वैसे तो अगले साल का है लेकिन मैंने पे पहले ही कर दिया, मैंने तो आज ही पे कर दिया, अब इसकी वैलिडिटी ही पूरे 1 साल तक की है, तो इसीलिए इसमें इतना हिस्सा तो प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा। तो पहले ये बात समझ आई कि प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे पहचानते हैं। प्रीपेड का मतलब होता है जब मैं इस साल में कोई आने वाले साल का पैसा पे कर देता हूं, उसको प्रीपेड बोलते हैं। तो मैंने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 24,000 1 साल के लिए, उसमें इतना पोर्शन प्रीपेड हो गया। बात समझ आई? अब कौन बच्चा दिमाग लगा के ये बता सकता है कि ये कितने रुपए होंगे? कि प्रीपेड इतने भाग का या इतने हिस्से का कितने रुपए होगा? कोई 6,000 कह रहा है, किसी ने 48 कहा, और किसी की क्या राय है? 24,000, 24,000, 4,000, पीछे से जवाब आया, अलग अलग जवाब हैं। चलो तो सर आप ही बताओ। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ जी। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब होता है कि ये 24,000 रुपये कितने महीने के लिए वैलिड है? 12 मंथ्स के लिए वैलिड है। एनुअल प्रीमियम का मतलब है कि ये 24,000 रुपये कितने महीनों के लिए वैलिड है? 12 मंथ्स के लिए वैलिड है। पहले बात समझ आ गई सबको? तो अब यहां से लेके यहां तक कितने महीने हो रहे हैं? गिनो, 31 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक 1 महीना, 1 महीना। तो इसका मतलब 24,000 रुपए जो आप पे करते हो वो 12 महीनों के लिए पे करते हो, तो 1 महीने के लिए कितना बन गया? 2,000। तो 2,000 इज द राइट आंसर। तो ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो बस आप 3rd पॉइंट करके ये नोट कर लो, प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे निकाला, फिर मैं इसकी एडजस्टमेंट करवाता हूँ। 72,000 तो ना टोटल इंश्योरेंस दे रखा था हमें क्वेश्चन में, मतलब इसके अलावा और भी तरह तरह के प्रीमियम होंगे, उन सबको मिला के वो 72 था। लेकिन असली कहानी तो इस पॉइंट में छुपी हुई थी ना कि ये जो प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं ये अगले साल तक वैलिड हो रहा है, तो इसी में निकालना था मुझे वो छुपा हुआ पोर्शन। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो बस फटाफट, फिर इसको पीएनएल में पुट करते हैं। पहले आपसे पूछूंगा पीएनएल में कि प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या होता है, फिर पुट करेंगे पीएनएल में कैसे आएगा। समझ आ गया? इसमें और किसी को डाउट तो नहीं है, या किसी को समझ ना आया हो कि कैसे निकाला सर 2000, या कैसे टाइम पता चला? सबको समझ आ गया? अगर क्वेश्चन बोलता कि ये वैलिड है 31 मई तक, तो फिर आपको 2 महीने का प्रीपेड निकालना पड़ता। अगर क्वेश्चन बोलता है 30 जून तक वैलिड होता, तो फिर आपको 3 महीने का प्रीपेड निकालना पड़ता। तो क्वेश्चन डेट्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया वाला पॉइंट? चलो पॉइंट नंबर, अच्छा नहीं, पहले इसको पुट भी तो करेंगे। हाँ सर, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट याद है आपको कैसे सॉल्व की जाती है? वेरी गुड। पहले तो आप टू इंश्योरेंस लिखोगे, 72,000 जो आपको दे रखा है। पहले तो आप लिखोगे टू इंश्योरेंस 72,000 अंदर की तरफ,
और इसमें क्या करोगे? माइनस। वेरी गुड। इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर दोगे 2000 रुपये, तो बाहर आ जाएगा 70,000। और क्या ये कहीं और भी जाएगा या बस हो गया खत्म? एसेट साइड पर। बच्चे कह रहे हैं सर एसेट साइड पर, बिल्कुल सही। प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 एसेट साइड पर, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स पहले कर रखे थे। चलो समझ आई? पहले 5 में से 3 समझ आ गई। अभी 5 में से 3 सबको क्लियर हो गई? चलो अगली वाली पढ़ते हैं। अगले वाले में लिखा है, अगली वाली तो सबसे आसान इन 5 में। इसमें लिखा है लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है वैसे आपको बता देता हूँ। लाइसेंस का मतलब होता है अधिकार। आप कोई ऐसा काम शुरू करते हो या आपको किसी भी काम करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, तो जो आपको लाइसेंस मिलता है ये वो वाला लाइसेंस नहीं है, मतलब आप कहीं समझो ड्राइविंग लाइसेंस है या वो सब लाइसेंस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देती है। तो ब्रैकेट में लिखा है 5 साल। 5 साल का मतलब है कि इसकी लाइफ कितनी है? 5 years। और इसका अमाउंट दे रखा है 5 लाख। चलो तो पहला मेरा सवाल तो आपसे ये कि लाइसेंस जो ये दे रखा है 5 लाख, ये एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चों ने। तो बैलेंस शीट में लाइसेंस अंदर के कॉलम में आप लिख लोगे 5 लाख। लाइसेंस जो होता है ये आपके लिए एक एसेट होता है। तो ये तो हो गई एक बात। अब 5 साल का मतलब है कि ये लाइसेंस कितने समय तक चलेगा? 5 साल तक चलेगा। अब इसको थोड़ा सा इजी बना देता हूं। आप ऐसा समझ लो, मान लो एक मशीन खरीदी आपने 5 लाख रुपए की और वो 5 साल चलेगी। सपोज आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख की, वो 5 साल चलेगी। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन बता सकते हो आप मुझे? परसेंट नहीं दे रखा इसमें, बस लाइफ दे रखी है और कॉस्ट दे रखी है। सिर्फ कॉस्ट दे रखी है 5 लाख और उसकी लाइफ दे रखी है 5 साल। 1 लाख बोलोगे तो बस बिल्कुल सही बोलोगे। तो इस 5 साल के देने का हिडन एडजस्टमेंट यही है कि ये लाइसेंस जो डेप्रीशिएट होगा 1 साल, वो कितने रुपए होगा? 1 लाख। बस तो वो डेप्रीसिएशन हमें हिडन एडजस्टमेंट के तौर पर रिकॉर्ड करना है। तो लिखो जी, टू डेप्रीसिएशन 1 लाख। अगर लाइसेंस की लाइफ दे रखी होती 10 साल तो कितना लिख देते हैं यहां पे? 50,000। समझ गए लाइफ का मतलब क्या होता है? तो 5 लाख का लाइसेंस 5 साल तक चलेगा, तो इसका मतलब 1 साल का डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 1 लाख। चलो तो सारे बच्चे डेप्रीसिएशन को ब्लॉक बनाओ। हाँ क्या कह रहे हो सुमित? नहीं क्यों काट दो, क्या गलत है इसमें? डेप्रीसिएशन मशीनरी पर लगता है, तो लाइसेंस पर क्या लगता है? टैंजिबल एसेट्स पर डेप्रीसिएशन लगता है। तो लाइसेंस तो इनटैंजिबल है, उसको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट पर जब कुछ लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। बिल्कुल सही। तो बस इस पे आपको चादर चढ़ा के अमोर्टाइजेशन लिखना है। बात वही है, बात वही होती है, लेकिन आपको बस डेप्रीसिएशन नहीं लिखना। हो सकता है आपकी स्कूल की टीचर मार्क्स काट ले कि भाई लाइसेंस को डेप्रीशिएट कैसे कर दिया आपने, तो आपको अमोर्टाइजेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे बात वही होती है। अब क्या ये कहीं और भी रिकॉर्ड करना है या बस खत्म? सही, बैलेंस शीट में लाइसेंस में से माइनस, डेप्रीसिएशन की तरह। बिल्कुल चलो तो समझ गए लाइसेंस की कहानी। 5 साल देने का मतलब वो किसी भी ऐसे एसेट के ब्रैकेट में आपको लाइफ दे सकते हैं। चलो
इसके बाद पढ़ते हैं आखिरी पॉइंट और समझ लेते हैं क्या है कहानी। आखिरी पॉइंट बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है पांचों में, तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। इसमें लिखा है 24% इन्वेस्टमेंट, फिर ब्रैकेट में लिखा है फेस वैल्यू ₹2 लाख, परचेज्ड ऑन 30 सितंबर 2013, और बाहर वैल्यू दे रखी है ₹1,95,000। ठीक है, तो पहले तो इसी लाइन को समझाना पड़ेगा पूरा कि भाई सर ये क्या है, ये फेस वैल्यू क्या है, ये 2 लाख 195 क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे समझ लो कि सपोज ये पेन जो है, ये पेन ये मार्केट में वैसे 10 रुपए का है, ये पेन मार्केट में 10 रुपए का है, लेकिन आप इसको 9 रुपए का खरीद के लेकर आए। ये पेन वैसे मार्केट में 10 रुपए का है, लेकिन आपने इसको 9 रुपए का खरीदा। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से मैं बोलता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू कितनी है, वैसे तो मार्केट में 2 लाख रुपए, लेकिन आपने कितने की खरीद ली है, 1,95,000। तो ये फर्क होता है। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि ये चीज है कितने की, या इसकी कॉस्ट वैसे क्या होती है। तो ये पेन जो था जो 10 रुपए का है, इसी तरह की इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की है, लेकिन आपने कितने रुपए की खरीदी, 1,95,000। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब किस दिन खरीदी आपने, 30 सितंबर। अच्छा, अब इसमें ये 24% पहले दे रखा है, क्या इसका कुछ यूज है, ये बेकार है, बताओ। ऊपर भी एक जगह आया था, समझ गए इसकी चाल, क्वेश्चन की चाल। तो बस ये जो हमने इन्वेस्टमेंट लिख रखी है, इस इन्वेस्टमेंट पर हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 24%। तो इस परसेंट का मतलब होता है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप बच्चे मत लिखना शुरू करो, पहले पूरा समझाने तो अभी बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है ये। तो पहले मेरे को लिखने दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितने रुपए मिलेगा, चलो वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें बच्चे बताएंगे कि कितने रुपए लिखी जाए इन्वेस्टमेंट, और इनटू 24% उसका रेट, और बताओ कितने महीनों के लिए, 6 महीने। पहले बच्चे 6 महीने समझ गए कि क्यों लिए जा रहे हैं 6 महीने, क्योंकि आपने 30 सितंबर को खरीदी। बस अब मेन सवाल ये कि ये यहाँ पे कितने रुपए पर लिखा जाए। तो महिलाएं कह रही हैं 1,95,000, और कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 लाख। दोनों में से एक तो हो गई तुक्का। तो आपके लिए ज्ञान की बात लिखवाई जाएगी कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर निकाला जाता है। अब इसको कैलकुलेट करो कोई बच्चा। हाँ, ऐसी रफ में कैलकुलेट करके मुझे बताओ जी कि 2 लाख रुपए पर 24% 6 महीने का कितने रुपए आएगा, 24,000। चलो बच्चों ने जल्दी से बता दिया, 24,000। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना पूरी कहानी, अभी कहीं चांद तारों पे मत चले जाना, अभी कहानी ध्यान से सुनना। तो आपको इन्वेस्टमेंट पर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बताओ कितने रुपए मिलने चाहिए आपको, 24,000। अब क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट पढ़ो। क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको कितने रुपए मिले, 18,500। तो मैं धीरे धीरे रिपीट करूंगा तो मुझे बताना, आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 24,000 रुपए, परंतु आपको मिला है इंटरेस्ट सिर्फ 18,500 रुपए। तो क्या इससे कुछ हिडन बात आपको समझ आ रही है? हाँ बताओ क्या समझ आ रही है? अच्छा, एक्रूड इंटरेस्ट।
नहीं नहीं, प्रीपेड तो हो ही नहीं सकता ना जी, प्रीपेड तो एक्सपेंसेस होते हैं, ये तो इंटरेस्ट तो इनकम है ना हमारी। तो बिल्कुल सही बच्चों ने कहा, जिन्होंने कहा 2-3 बच्चों ने कि सर इससे एक्रूड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए पर मिला नहीं है। तो कितने रुपए हो गया वो, बताओ कितने रुपए हो गया, 5500। तो इस पॉइंट में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये निकाल पाओगे छुपा हुआ पॉइंट। अच्छा, तो पहले इसको देखो और अगर कोई डाउट है तो पूछो, उसके अलावा बाकी आप नोट कर लो फिर साथ के साथ। पहले ये वाली वर्किंग नोट कर लो, और अगर इसमें किसी को डाउट है तो फिर मुझे बताओ। कर लिया नोट? तो इसका मतलब आप समझ नहीं रहे थे पहले, आपका ध्यान चेपने में था। चलो, तो कौन बताएगा पहले तो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट एक्रूड कहाँ कहाँ लिखें, कैसे लिखें? चलो, सब बच्चे नालायक हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लिखो, पहले तो लिखना पड़ेगा आपको बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 18,500 अंदर के कॉलम में। ये आपकी इनकम होती है ना इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये एक्सपेंस वाली साइड में थोड़ी ना आएगा। और इसमें आपको प्लस करना पड़ता है एक्रूड इंटरेस्ट, तो ये हमने पहले लिख रखा था 5,500, तो बाहर आ जाएगा 24,000 रुपये। और इसके साथ के साथ एसेट साइड पे क्या क्या चीज़ें आएंगी? एक तो आपको इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बच्चे बताएंगे सर 2 लाख रुपए लिखें या 1,95,000 लिखें? वेरी गुड, 1,95,000। और दूसरा आपको लिखना पड़ेगा एक्रूड इंटरेस्ट 5,500, जो एडजस्टमेंट होती है, एक्रूड इंटरेस्ट 5,500। ठीक है, तो ये पांचों एडजस्टमेंट सारी ये थी। एक बार मेरे साथ ध्यान से देखना आप सारे बच्चे। देखो, पहली एडजस्टमेंट, पहला पॉइंट तो ये वाला सिखाया था आपको, आउटस्टैंडिंग लोन वाला। फिर एक पॉइंट आपने ये वाला सीखा था, सैलरी के ब्रैकेट में लिखा था 11 महीने, तो इसका मतलब 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। फिर एक आपने सीखा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम के बाजू में लिखा है कि ये 30 अप्रैल अगले साल तक वैलिड है, तो इससे आपने 1 महीने का प्रीपेड निकाला, एक ये वाला सीखा। और एक आपने सीखा कि लाइसेंस के ब्रैकेट में लिखा था 5 साल, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 1 साल का उसका डेप्रीसिएशन निकाल सकते हो। और आखिरी आपने सीख लिया ये कि इंटरेस्ट जितना आपको मिला और कितना आपको मिलना चाहिए था, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्रूड। ठीक है, तो ये पांचों हिडन एडजस्टमेंट्स थी। क्वेश्चन बोलेगा नहीं, क्वेश्चन तो बस आपको ट्रायल बैलेंस में ये लिख के छोड़ देगा। एडजस्टमेंट नीचे कुछ भी नहीं थी, बस ये परसेंट देख के, डेट्स देख के, मंथ्स देख के आपको फिर खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया वाला? चलो।